हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैश कोर्स के सीरीज में नेक्स्ट यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर। एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। इसमें कुछ सब टॉपिक्स में हमने इसे बांटा है। वर्क, काइनेटिक एनर्जी यानी हिंदी में गतिज ऊर्जा, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी इसी में हम डिस्कस करेंगे, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हमें हेल्प देता है। मोशन इन वर्टिकल सर्किल का एग्जाम्पल इसमें लेंगे और एक और सब टॉपिक इसमें रहेगा पावर। इस टेबल को ध्यान से देखिए सब लोग, तो आपको पता लगेगा कि वर्क में सबसे ज़्यादा लास्ट 10 ईयर चाहे नीट हो या जेई उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हर यूनिट के अंदर इस सीरीज़ की क्रैश कोर्स और इस रिवीजन की सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि पर्टिकुलर हर यूनिट में कौन सा टॉपिक है, सब टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस यूनिट में कौन सा इम्पोर्टेंस रखेगा? वर्क। तो आपको वर्क पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इज इट ओके? फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। अब वर्क के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंस रखती है, एक तो फोर्स होता है और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब फोर्स यदि किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर लेता है, इफ फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं कि देयर इज ए वर्क डन बाय द फोर्स। यदि बल वस्तु को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित करता है, तो फिर हम कह पाते हैं कि बल द्वारा कार्य किया जाता है, अन्यथा नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात कि हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स। अब जो फोर्स होता है वो अपने आप में कई तरीके का हो सकता है, जैसे इट मे हैपन इट इज ए कांस्टेंट फोर्स, नियत बल है। नियत बल है तो उस केस में अपन को इसका डेफिनेशन काम में लेना है, W इक्वल टू एफ डॉट डी। फाइन। एफ डॉट डी को हम एलोबरेट करें, ओपन करें, तो ये बन जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये तो अदिश गुणनफल, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन कब काम में लेना है? कीपिंग योर माइंड, ध्यान रहे, जबकि कब काम में लेना है? जबकि फोर्स कैसा होना चाहिए आपका? कांस्टेंट, राइट। इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है कि आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, यानी परिवर्ती बल है। परिवर्ती बल या वेरिएबल फोर्स किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू पोजीशन या टाइम के साथ में चेंज हो, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। उस केस में हमें क्या काम में लेना है? इंटीग्रेशन, ध्यान रहे, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, वर्क डन जहां से जहां तक कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए x1 से x2 के बीच में कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ डॉट डी एक्स। यदि कोई ग्राफ दे रखा है, आपको कर्व दे रखा है, उस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया एनक्लोज बिटवीन एफ एक्स कर्व, जो भी कर्व बनेगा, और x1 x2 के बीच तक का, राइट। वक्र तथा जो x एक्सिस होगा, x1 से x2 पोजीशन एक्सिस होगा, उसके बीच का हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रफल की कैलकुलेशन करनी है। हम एग्जांपल लेंगे, एक बार देख लेते हैं। हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, कांस्टेंट फोर्स हो सकता है, वेरिएबल फोर्स हो सकता है। सेकेंडली, फोर्स को अगर हम डिवाइड करें ब्रॉडली दो पार्ट में, तो इट में हैपन इट इज ए कंजर्वेटिव, यानी कि संरक्षी बल है, और में इट में आल्सो हैपन इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि असंरक्षी बल है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट तो होता है, पथ से स्वतंत्र होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, केवल और केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, राइट। तो ये कंसेप्चुअल बातें भी आपसे पूछ ली जाती हैं इस यूनिट के अंदर। और अगर ये क्लोज पाथ में हमें वर्क की कैलकुलेशन करना है, तो इट इज इंटरेस्टिंग कि ये जीरो होता है,
एक बंद पथ में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य। फॉर एन एग्जाम्पल, अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है, तो हमसे पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इस मोशन में अर्थ पर कितना वर्क कर रहा है? इट इज जीरो। व्हाई? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव। डू यू नो एनी अदर फोर्स? इसके अलावा किसी फोर्स का पता है? मैंने क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव। दूसरा कोई एग्जांपल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, स्थिर वैद्युत वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी फोर्स आपका कैसा होता है? कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यदि कहीं वर्क कर रहा है क्लोज पाथ में, तो वर्क डन की वैल्यू आप कितना लेंगे? जीरो। राइट। नेक्स्ट पर आइए, नॉन कंजर्वेटिव। अगर नॉन कंजर्वेटिव है, जैसे असंरक्षी बल है, एग्जांपल आप सोचिए एक सेकंड के लिए, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। उस केस में यदि हमसे वर्क पूछा जाता है तो वो पाथ डिपेंडेंट होता है। भाई जितनी दूर तक कोई चीज घिसटेगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, एनर्जी में चेंजेस ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे ध्यान रखें कि वो पाथ डिपेंडेंट होगा। इनिशियल फाइनल स्टेट पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ पाथ पे भी करता है। और हमसे पूछ लिया जाए कि क्लोज पाथ में वर्क डन क्या जीरो होगा? नो, इट्स नॉट जीरो। एस शून्य होगा वर्क। वर्क कैसा होगा? एस शून्य होगा। Is it? तो चलिए अब वर्क को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि फोर्स आपका किस कैटेगरी का है? तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल बोर्ड पर आपके पास में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, सब लोग एक बार पढ़ लीजिए। कैलकुलेट वर्क डन बाय ए फोर्स। ध्यान दीजिए, तो जो फोर्स है आपका पर्टिकुलर, पहले तो जो फोर्स है आपका, फोर्स वो है कितना? 3 kgf। एफ का मतलब यहाँ फोर्स से होता है, राइट। और बातें करेंगे इस पर। लिफ्टिंग ए लोड ऑफ 1 kgf, इसका जो लोड की वैल्यू है, mg की वैल्यू है, वो आपका इस क्वेश्चन के अंदर 1 kgf है, mg की वैल्यू है। टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर तक लेके जाना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? कितना? 5 मीटर, 5 मीटर है। और ये फोर्स इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो फोर्स है आपका कांस्टेंट है कि नहीं, नियत है कि नहीं? कांस्टेंट है। बात समझ में आई? बिकॉज ये कांस्टेंट है तो वर्क डन की जब अपन कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, तो कौन सा डेफिनेशन काम में आएगा? एफ डॉट डी। जिसे आप एलोबरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और क्या आएगा? एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो चलिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं। इसमें वैल्यू रखते हैं एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू है 3 kgf। 3 kg कोई फोर्स होता है क्या? नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू यदि आपको निकालना है तो जी से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो 3g ये फोर्स की वैल्यू कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। थीटा कितना है भाई? यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये हो गया cos 0 कितना होता है? 1। जी को आप 10 ले लीजिए, तो 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो जाएगा? 3 5 जो 15, 150। और ऐसे सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? जूल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्क्रीन पर आपके सामने है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पढ़ लीजिए एक बार केयरफुली। हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक फोर्स आपके पास में है, फोर्स नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले कैटेगराइज करें फोर्स को। फोर्स है 4xi कैप प्लस 3yj कैप। आप खुद से सोचिए, x और y की वैल्यू चेंज हुई तो f की वैल्यू चेंज हुई। इसका मतलब फोर्स जो आपका है इस क्वेश्चन में, फोर्स कैसा है? इट्स वेरिएबल। कैसा फोर्स है ये? वेरिएबल, यानी परिवर्ती। कैसा फोर्स है भाई? परिवर्ती वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा?
बस यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन बात को कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला काम में लेना है अपने को। और इंटीग्रेशन में हमने क्या कहा था, f डॉट डी एक्स। अब यहाँ x और y दोनों हैं तो dx की जगह आप ले लीजिए dr, ठीक है, ओके। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं अपन फोर्स, 4x आई कैप प्लस 3y जे कैप डॉट dr। dr को आप ऐसा लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, लिमिट्स हम बाद में लगाते हैं। आप यहाँ पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है केवल x डायरेक्शन में है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में है, केवल x डायरेक्शन में है, केवल x दिशा में है, y डायरेक्शन में है ही नहीं। तो y डायरेक्शन में नहीं है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, आपका ये तो जीरो है। तो अब जब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, आई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन आई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4x आई कैप, हट जाएगा यहाँ से, केवल dx लिख दिया अपन यहाँ पर dx। और जैसे जीरो को मैं 3y से मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो हो गया, तो ये रह गया। अब x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है देखने वाली बात है, 0 to 5, तो यहाँ लिमिट्स रखेंगे 0 to 5। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रही बात, ओके। इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। 4 इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं अपन। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स को अपनी जगह लगा दीजिए, ये है 0 to 5। आप चाहें तो इसे 2 को इस कैंसिल कर सकते हैं इससे, और 2 बच गए अपन। तो अपने पास में यहाँ पर रहा क्या, 2 बाहर है, राइट। 5 का स्क्वायर, लिमिट्स की वैल्यू रखते हैं, -0 का स्क्वायर 2, और 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, तो ये 25 आया आपके पास में। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है यहाँ पर, 50, और यूनिट क्या था इसका, जूल, इज इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास सामने है, आप खुद से देखकर बताइए स्क्रीन पर मुझे कि फोर्स है एक्स के साथ साथ चेंज हो रहा है। रेड लाइन से फोर्स को दिखाया गया है कि फोर्स कैसे चेंज हो रहा है। तो फोर्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पर ये फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हम ये ऐसा कहते हैं एफ डॉट डी एक्स, इसका मीनिंग होता है कि हमें एरिया को कैलकुलेट करना है। एरिया जहां भी ये dx आ जाता है यानी उस एक्सेस तक एनक्लोज एरिया निकालना है। तो मुझे बेसिकली यहाँ करना क्या है, जब कैलकुलेशन इसकी करनी है तो मुझे एरिया निकालना है इस पार्ट का, ये पूरा पार्ट, ये मैंने शेड करके थोड़ा सा दिखाया इसमें, इस पार्ट का एरिया अपने को निकालना है, ये पूरा पार्ट। लेकिन अगर वो हमसे कहते हैं 0 से, ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन नो माइंड, ध्यान दीजिएगा। सब लोग ध्यान दें इस बात को। x इक्वल टू 2 से 4 तक, 0 से बोला है क्या, नहीं। तो हमें जो टोटल एरिया नहीं निकालना है, अगर वो आपसे कहते कि 0 से निकालना है, यहाँ से 0 से निकालना है, तो फिर पूरा का पूरा इस ट्रायंगल का एरिया निकालते। अभी क्या है, लिमिट्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। तो हमें यहाँ पर जो एरिया निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, वो केवल इतने पार्ट का निकालना है, ये वाला। तो ये तो ट्रेपेजियम है, हिंदी में क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, इसका एरिया निकालना है, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें जो वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है, इसमें एरिया निकालना है। एरिया किसका, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला थोड़ा सा सोच के बताया मुझे, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग इनटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड, बीच की दूरी, राइट।
तो जो ग्रीन से थोड़ा सा मैंने शेड करके दिखाया यहाँ पर, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी नजर आ रही है? एक तो ये है आपके और एक ये है, ये सुनो। इनकी लेंथ कितनी है? फर्स्ट वाली छोटे वाले कितनी है? 4। बड़े वाले की कितनी है भाई? 8। समझ में आ रहा है? डी का मतलब ये वाला सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड, दिस इज डी हियर। नहीं, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फॉर्मूले में है ये तो 2 से 4 तक कितना है? 2। नहीं, तो अपन कैलकुलेट करना चाहें 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग 4 और 8 कितना हो गया? 12। यूनिट क्या होती है भाई? जूल। गेटिंग? इट्स ओके। अब अपन ने देखा वर्क की कैलकुलेशन में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं फोर्सेस को, कैसा फोर्स होता है, फिर आगे चलते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए, 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी हम इस सीरीज में, रिवीजन और क्रैश कोर्स की सीरीज में, कुछ क्वेश्चंस हर सब टॉपिक में आपको दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिससे कि आप अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें। आप इसको जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स की मदद के साथ। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और आंसर भी साथ ही में दे रखे हैं, तो आप इनको ट्राई कीजिए। चलिए, वर्क के बाद में अब एनर्जी पर डिस्कशन हो जाए। ये वर्क पावर एनर्जी जो हमारा यूनिट है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, तो इसमें हम लोग डील करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। किसे डील करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी 2 एनर्जी से मिलकर बनी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। दिस इज यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा के 2 पार्ट होते हैं। इंग्लिश में तो दिखाई दे रहा है, हिंदी में बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, फाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, जैसा कि नाम है काइनेटिक एनर्जी, किसकी वजह से होता है? 2 कारण से हो सकता है, आइदर मोशन और वेलोसिटी। किसी भी वजह से मोशन हो, किसी की वजह से गति हो या वेग। तो गति या वेग के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। c प्रकाश का वेग यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। और c की जो वैल्यू होती है, यू नो वेरी वेल, 3 × 10⁻⁴ कितना? 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होती है। जनरल जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है हमारे आसपास में, उनकी जो वेलोसिटीज होती है, स्पीड होती है, इसके कंपेयर में बहुत बहुत कम होती है, राइट। तो फिर हम मैकेनिक्स में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, सबको याद होगा, ये 12mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? 12mv²। लेकिन ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वेलोसिटी, स्पीड किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो, उसके आसपास हो, तो ध्यान रहे ये फिर फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा उस केस में। फिर ये वाला फॉर्मूला होगा आपकी नॉलेज के लिए, ध्यान दीजिए। m0 क्या होता है? हमारा स्टैटिक मास होता है, रेस्ट मास होता है। क्या बोलते हैं इसको? रेस्ट मास। हिंदी में कहते हैं विराम द्रव्यमान, राइट। इसको काम में लेना है। इसी एनर्जी में एक बात और, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन से भी क्वेश्चंस होते हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो P क्या होता है? संवेग, mv। काइनेटिक एनर्जी हमको ये काम में लेनी है जब तक वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 12mv²। इन दोनों की मदद से हम ये फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। आपको याद ही रखना है k = p²/2m एंड p = √2m, राइट। तो चलिए इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कैसे डील करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। एक क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है। एक बैलून है आपके पास में,
राइजिंग अप विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ जा रहा है एक बैलून जो मैंने दिखाया। जब ये 15 मीटर की हाइट पर है, 15 मीटर की हाइट पर है एच, ध्यान दीजिएगा। तो उस इंस्टेंट पर एक स्टोन 1 kg का मास, इसको छोड़ा जाता है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी स्टोन जस्ट बिफोर रीचिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर जस्ट पहुंच ही रहा है उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक है, तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है, देखिए बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, जब भी किसी मूवेबल सिस्टम से किसी पार्टिकल को रिलीज किया जाता है तो उस समय उसका वेलोसिटी वही होता है, ध्यान रहे। ओके, तो इसका वेलोसिटी भी इस इंस्टेंट पर यू जो होगा वो कितना होगा? ये 10 मीटर पर सेकेंड। फाइन, ये एच है आपका। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को वी का वैल्यू निकालना होगा ग्राउंड पर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आइए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। फाइन, डिस्प्लेसमेंट ये मेरा 15 मीटर है। इट्स ओके कि u का वैल्यू ऊपर की तरफ है, लेकिन ये स्केलर इक्वेशन आपका है u, माइनस भी आप लेंगे, स्क्वायर करना अल्टीमेटली तो प्लस होना है, तो यहाँ 10 कर दें अपन। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई और एक्सेलरेशन g और ये 15 मीटर। तो चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं अपन। अब कोई एक डायरेक्शन को यदि अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, ये हमारे ऊपर होता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन आपका नेगेटिव है। आप यदि इनको लेना भी चाहे तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो यू अगर आप माइनस रखना चाहें, माइनस रख दिया, तो जैसा मैंने बताया था है ना, स्क्वायर करना है तो प्लस ही आने वाला है, राइट। और आपका एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट जो है 15, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया आपका, राइट। खैर, तो -10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। जी की वैल्यू को 10 ले लें अपन। तो ये कितना हो गया भाई? 300। 15 टू जा 30 और ये 300 हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया? 400। खैर, हमें क्या चाहिए यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना है इस पार्टिकल का? 1। ये कितना है हमारा? 400। कैंसिल करते हैं इसको, व्हाट कम्स आउट टू बी 200। एनर्जी हो चाहे वर्क हो, ऐसे सिस्टम में उसका यूनिट क्या होता है? जूल। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 200 जूल। इज इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके पास में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है किसी बॉडी का 20%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग में 20% की वृद्धि, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए? के काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेशन ध्यान करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। मास तो कांस्टेंट है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? पी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिखा मैंने इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम ऐसा कहते हैं? K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1 मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने Q2 में से क्यों माइनस किया है? आप देखिए, K पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इंक्रीज होगा तो K भी इंक्रीज होगा, तो K2 ज़्यादा होगा अनडाउटली, राइट।
अभी हमने देखा k प्रोपोर्शनल है p स्क्वायर के, तो k2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर p2 स्क्वायर। कैसे सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से देखिए। p1 स्क्वायर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, इस क्वेश्चन के बाद में इस बात को डील करते हैं। 20% इंक्रीज हुआ है, मींस अगर P1 अगर 100 है तो 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 120 का स्क्वायर। P1 कितना 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। आप देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल करने का तरीका बताते हैं, थोड़ा कम कैलकुलेशन करेंगे। स्क्वायर्स में है ना, ये एक एक जीरो का स्क्वायर, ये सब में कैंसिल कर दीजिए, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। और आप एक काम कर सकते हैं, ये 10 का स्क्वायर जो बचा है 100 से कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना हो गया 44%। क्लियर एवरीबॉडी। मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है वो समझिए। अगर इस 20% की जगह थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2% होता है, तो हमें ये नहीं करना होता। फिर हम कैसे चलते कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अगर परसेंटेज चेंजेस कम है जैसे कि 5% से कम है तो ये पावर को आगे ले लीजिए 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन पी, राइट। और मैंने कहा अगर ये 2 होता तो आपका आंसर फटाफट से 4% हो जाता। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि सर गिवन क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकते ऐसे। भाई ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये जो है डिफरेंशिएशन करके और अप्रॉक्सीमेशन किया हुआ है, और ये लेसर परसेंटेज के लिए ही फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन ज़्यादा है चेंजेस, एक्यूरेट फार्मूला फिर आपका यही चलता है, आपको इसी तरीके से डील करना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इसी आर्टिकल पर एक क्वेश्चन आपके लिए है और स्क्रीन पर है, देख लीजिए। एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड, हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज। ओलंपिक खेलों में एक खिलाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा की सीमा किस रेंज के अंदर होगी। 4 ऑप्शन से आंसर भी मैंने दिया है, हम चाहेंगे आप इसको ट्राई करें। नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। हिंदी में कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, इंपॉर्टेंट प्रमेय होता है। क्या होता है स्टेटमेंट पे ध्यान दें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। मैं यहाँ रुका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समस्त बलों द्वारा किया गया कार्य, सारे बल, उसमें कंजर्वेटिव आ गया, नॉन कंजर्वेटिव आ गया, फ्रिक्शन है तो वो भी लेना है, ग्रेविटेशन है तो वो भी लेना है, सारे जो भी पॉसिबल हैं, ग्रेविटी है तो वो भी लेना है, उनके द्वारा जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिए W इज इक्वल टू डेल्टा के, फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपली ये करना और कुछ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी थ्योरम है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखें एवरीबॉडी। एक एग्जांपल पढ़ लीजिए। व्हेन यू लोअर ए बुक ऑफ मास एंड डाउन स्लोली, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक बुक को आप किसी रैक से और नीचे उतार रहे हैं धीरे धीरे h डिस्टेंस से। ऐसे m मास की बुक है ये, उसको नीचे लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पर वर्डिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। वर्डिंग पर बहुत कम ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू पे ज़्यादा। स्लोली, वर्ड्स का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, धीरे धीरे। व्हाट इज कैरी द मीनिंग, इसका मतलब क्या है, क्या यूटिलाइजेशन है। मीन्स u इक्वल टू 0, तो फाइनली जब नीचे आया तब भी 0 से स्लोली धीरे धीरे आ रहा है, कोई एसलेशन नहीं है। एसलेशन नहीं है मतलब क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, सर पहले वेलोसिटी नहीं रखी हुई थी, कोई वेलोसिटी था नहीं, बाद में ले जाके रखना। ओके, तो यहाँ देखने वाली बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा बुक का, और फाइनल भी कितना होगा 0, तो टोटल वर्क डन होगा 0। तो सर फिर ध्यान दीजिए यहाँ पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंस रखता है।
अभी यह स्टेटमेंट में क्या मैंने क्या बताया था, सारे फोर्सेस के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कौन कौन वर्क कर रहा है। एक तो आप लेके आ रहे हो ना, दूसरा ग्रेविटी भी अपना काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, और इस पूरे वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, 0, है ना। यू, आपके द्वारा वर्क डन कितना है उसकी कैलकुलेशन करनी है हमको, यू। ग्रेविटी देखिए भाई, एम जी नीचे की तरफ ही तो है, ये फोर्स है ग्रेविटी की, और एच तक, एच बीच डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का थीटा कितना है, 0। तो मुझे क्या करना है, एम जी, ये तो फोर्स हो गया, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क। डिस्प्लेसमेंट कितना, एच, एंगल कितना है यहाँ, 0। कॉस 0 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना ले सकते हैं अपन, 1। तो ये एम जी एच है जो ग्रेविटी वर्क कर रही है, लेकिन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है, उसका जवाब देना है आपको। तो पुस्तक पर आपके द्वारा कार्य किया गया यू, आप कितना वर्क डन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लेके जाए तो कितना आएगा, माइनस का एम जी एच। इज इट क्लियर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पढ़ लीजिए एक बार। ए नाइफ ऑफ मास m is allowed to fall freely from a height h from a large wooden block। एक वुडन ब्लॉक पर एक चाकू को गिराया जाता है, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं अपन, h से, h से, और ये ब्लॉक के अंदर कितना चला जाता है, अंदर x। ये नाइफ बनाया है, चाकू बनाया है यहाँ पर। तो आपसे कहा गया है चाकू को रोकने के लिए लकड़ी के ब्लॉकों द्वारा किया गया कार्य। तो हमें से ध्यान देना है किसके द्वारा, वर्क डन बाय द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक द्वारा किया गया कार्य, ये पूछा गया। तो यहाँ कौन कौन काम कर रहा है पहले वो देख लें। वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, W इक्वल टू डेल्टा के, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली आपने जस्ट छोड़ा है, ड्रॉप, यू ड्रॉप काइनेटिक एनर्जी, जब रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। चलो, तो ये तो वैल्यू तो 0 होगी, टोटल जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, ये हमारी हेल्प करेगा। वर्क डन कौन कौन कर रहा है भाई, एक तो ब्लॉक इसको रोक रहा है तो ऑफ कोर्स काम कर रहा है, और वो आपको थोड़ा हिंट क्वेश्चन से भी मिल रहा है। और एक ग्रेविटी अपना काम करती है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। फोर्स ग्रेविटी वाला कितना है, एम जी, दोबारा से एम मास मान लिया अपना, ये तो फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेस कितना हुआ है, देखिए ये नाइफ यहां से और यहां जाएगा, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी, वो क्या होगा, एच प्लस एक्स। इज इट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखिए एच प्लस एक्स, और कॉस 0 लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 जाना है, इट इज 0। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक कितना वर्क कर रहा है, ब्लॉक माइनस हो जाएगा ना, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का एम जी विद इन ब्रैकेट एच प्लस एक्स, और ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, देखिए इतनी आसानी से कर लिया ये थ्योरम लगा के, क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेट था अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आया है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उस क्वेश्चन लेके वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ये स्थिर ऊर्जा, जैसा कि नाम है पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन या स्थिति के कारण होगा, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन, अभिविन्यासीकरण होगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे स्प्रिंग है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आप चेंज करें तो स्ट्रक्चर की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, स्क्रीन पे देखिए, और ए सिस्टम by virtue of its motion, sorry, it's not motion, it's position, or by configuration, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। हिंदी में कहते हैं स्थिति या अभिविन्यास, दो बातें, दो चीजें ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कई बार। पोजीशन, अभिविन्यास,
ठीक है। वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने बताया स्ट्रक्चर के कारण जो एनर्जी होती है। मैकेनिक्स में जो जनरली आपके क्वेश्चंस बनते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पर बनती है। स्क्रीन पे देखिए, एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ हमारी आएगी स्प्रिंग में काम में, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर स्प्रिंग वाले केस में। फर्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ध्यान दें स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, संपीड़ित हो रही है, अवरलित हो रही है, दोनों केसेस में आपको ये लेना है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। सेकंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे काम में आने वाली है, और एग्जैक्टली वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यूएच का मतलब एच हाइट पर, यूएस का मतलब सरफेस पर, उसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशन में, हम लोग देखेंगे इस यूनिट में, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई आर। इट्स ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बता रहा है ये, अर्थ सरफेस से h हाइट तक हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो इतना चेंज होता है, राइट। अभी फिलहाल हम पोटेंशियल एनर्जी को लेके चल रहे हैं। यदि हम सरफेस पर या जूम कर लेते हैं, जनरली कर लेते हैं कि सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इफ लिखा है, ध्यान दीजिए, और जो हाइट पर लेकर गए हैं अपन वो नेग्लिजिबल है, आर मतलब या अर्थ का रेडियस के कंपेयर में, तो ये टर्म आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, ये आपका 0 हो गया। तो उस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या काम में लेते हैं, mgh। कब लेते हैं, क्लियर है ये वाली बात, क्यों लेते हैं h? जनरली हम ऑब्जेक्ट को रेज करते हैं 1 मीटर 2 मीटर, आप 30 मीटर ले लीजिए, आप 100 मीटर ले लीजिए, वो भी 6400 किलोमीटर के कंपेयर में क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो मीन्स जब भी आपसे कहें कोई ऑब्जेक्ट m मास का है, h हाइट तक लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम कह देंगे mgh। हम ये अज्यूम करके रखते हैं वहाँ पर सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में तो हमने रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लिया वहाँ पर, 0। अब हम आपको सिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। एक एग्जांपल स्क्रीन पर है, सारे देख लीजिए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हमें पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए, m मास है उसका और l लेंथ है। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक सरफेस मैंने यहाँ पर बनाया है आपके लिए, ये सरफेस है, ग्राउंड है, सरफेस पर एक रॉड रखा हुआ है आपके पास में, ये जिसका मास m है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि छड़ को धरातल पर क्षैतिज रखा जाता है, तो आपको इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ही निकालना, यही रेफरेंस पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी u। तो अभी अभी हमने देखा था हम क्या फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, mgh। अब h क्या है, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास का हाइट यहाँ फिलहाल कितना है, सरफेस पे रखा है 0, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना कहलाएगा, 0। आई थिंक इट इज क्लियर। इसी को थोड़ा सा अपन ऊपर लेके चलते हैं, देखें क्या होता है। नेक्स्ट, इसको h हाइट पर ले गए, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है आपका, सेंटर ऑफ मास वो h हाइट पे चला गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, mg और हाइट कितना है इसका h, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना कहलाएगा, mgh। दैट्स इट। अब तीसरी सिचुएशन लीजिए, यदि इसी रॉड को मैंने ऐसा वर्टिकली रख दिया है, तो क्या पूरा का पूरा मास आपका h या l हाइट पर नहीं है, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है। सेंटर ऑफ मास, जहां हम सारे मास को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, राइट। तो h हमारा इस केस में ये कहलाएगा, दिस इज योर h, ये h है आपका, और इस h की वैल्यू कितना होगा, अनडाउटली इस रॉड की लेंथ का हाफ। पोटेंशियल एनर्जी जी u, mgh फॉर्मूला लगाइए, h की वैल्यू रखिए, h की वैल्यू कितना, l/2। तो आप इसको अच्छे से अगर डिजाइन करना चाहें तो इस केस में रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितना कहलाएगा, हाफ ऑफ mgh। क्लियर हुई बात एवरीबॉडी। इसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके सामने है, देख लीजिए। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m और लेंथ l है, इसी को प्लेस कर दिया गया है, इसी को प्लेस किया गया है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसा कि डायग्राम में दिखा गया। अब सरफेस के रेस्पेक्ट में आपको पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, करिएगा जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
हिंदी में क्या कहते हैं इसको? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? स्टेटमेंट सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए जो स्क्रीन पर मैंने दिया है। एक आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो बाहर से कोई नहीं है, रिलीज्ड है वो, तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इज इट? इसको समझते हैं, अप्लाई करते हैं इस बात को क्वेश्चन के माध्यम से। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखिए। एक बॉल मैंने दिखाया है ये पोजीशन पर, यहाँ से स्टार्ट होती है 3 मीटर पर सेकंड से और इस इरेगुलर सरफेस से पास ऑन होती है, बी से भी पास होगी, सी पे भी। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है बी पॉइंट पर आपको स्पीड चाहिए इसका, राइट? तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आइसोलेटेड मान लिया मैंने, बाहर से कोई लेना देना नहीं है सिस्टम का। तो उस केस में देखने वाली बात यह है, डायग्राम देख लिया सबने? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। कंजर्व होनी चाहिए। अब 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास में, ए एंड बी। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। एक तो वो लीजिए जहां के रिक्वायर्ड है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, एक वो लीजिए जहां फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको जानकारी है, नॉन है। तो ए और बी अपन ले लेते हैं। तो शॉर्ट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी को के से, ए पोटेंशियल एनर्जी को यू से, बी पॉइंट से कंपेयर करेंगे अपन इसको, बी पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बी पर। इज इट क्लियर? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम ए पर वेलोसिटी का स्क्वायर, एम जी एच अभी अभी हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से। तो ये 80 है सेंटीमीटर में मेरे पास में, तो अपन चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं लाइक दिस, 80 सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने 100 से डिवाइड किया है आपकी नॉलेज के लिए। हाफ एम बी पर वेलोसिटी अपने को चाहिए, इट्स अननोन, और बी सरफेस के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो एक एग्जांपल हमने पोटेंशियल एनर्जी में लिया था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। एम जी लिख के दिखाता हूँ मैं, 0। क्यों 0 हो रहा है? राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। देखिए आप चाहें तो थ्रू आउट द इक्वेशन एम को कैंसिल कर सकते हैं, एम का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया अपन, अनडाउटली 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे काम में आ रहा है। और क्या हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है यहाँ पर कि देखिए ये 80 में एक 0 है और ये जी को भी 10 मान लेंगे, तो ये और ये पूरा 100 से कैंसिल हो जाएगा। Does it? पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दे अपन सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास? वी ए स्क्वायर, यहाँ केवल 8 बच गया है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, बोलेंगे नहीं, कितना आ गया है? 16। Does it? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, ये क्या है? वी बी स्क्वायर। नहीं, हमें कहाँ चाहिए? बी पर। ए पर वेलोसिटी हमको चाहिए, दे रखी है कितना है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 वी बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों ओर, तो हमारे पास में स्पीड कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। राइट, क्लियर एवरीबॉडी? आपको इसी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है सी पर, खुद से अप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इज इट? ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने आंसर भी दे रखा है यहाँ पर, कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। यही डायग्राम है इस क्वेश्चन के लिए। राइट, करेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं इसी में। अभी हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसी की सहायता से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया जाता है, इसलिए इस आर्टिकल को यहीं लिया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म असमानुवर्ती गति एक ऐसा सर्कुलर मोशन
जिसमें कि पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहे। कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल मूव करता है तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इस डायनेमिक्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लॉज ऑफ मोशन के अंदर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। जिन्होंने नहीं देखा है उसको रेफर करें वो। फाइन, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, इसका एक एग्जांपल, वर्टिकल प्लेन के अंदर एक सर्कुलर मोशन को हम लेके चल रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। होता क्या है? इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक विथ ए वेरिएबल स्पीड, स्पीड वेरिएबल होनी चाहिए। अगर कोई परिवर्ती चाल से वृत्तीय पथ में मूवमेंट करता है तो फिर उसकी गति क्या कहलाती है? असमान वृत्तीय गति। इज इट? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टिकल का स्पीड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन दिखाया है। एक पार्टिकल स्टार्ट होता है बी से, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द बी पॉइंट, यहां से बी से, और डिफरेंट पॉइंट से पास ऑन होता है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स दिखाए जा रहे हैं H1 और H2, और T का मतलब यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट से वहां से पास ऑन होता है पार्टिकल। एक ये जनरल पॉइंट हमने लिया है P, जो कि इस वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। R रेडियस या लेंथ का स्ट्रिंग है, उसकी सहायता से हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले एक जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट, जैसे मैंने टेबल में दिखाया P पर वेलोसिटी या स्पीड का हमें रिक्वायरमेंट है। अभी आर्टिकल क्यों लिया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही इसको डिस्कस करते हैं। चलिए ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा कि P पॉइंट पर वेलोसिटी आएगी कैसे। यहाँ पर हम B और P दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और B हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो कैसे करते हैं? काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B इक्वल टू, जहाँ रिक्वायर्ड है P पे चाहिए मेरे को, इस पर काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P, राइट। शुरू में स्टार्टिंग में आप वेलोसिटी दे रहे हैं यहाँ पर U, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। अब जैसे मैंने कहा कि रेफरेंस पॉइंट आपका B है, ये रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मान सकते हो। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। P पे चाहिए हाफ mvp²। इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर आपका ये पार्टिकल H, तो क्या बोलेंगे हम? mgh। थ्रू आउट द इक्वेशन, पूरे इक्वेशन में आप m कैंसिल कर सकते हैं जैसे मैंने अभी सिखाया था। थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड में u², यहाँ आया vp², यहाँ कितना आया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2gh, और vp² की वैल्यू यदि मेरे को चाहिए तो u² माइनस 2gh। इज इट? होगा ऐसा? तो एनी पॉइंट P पर यदि वेलोसिटी चाहिए, एनी पॉइंट P पर, तो स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो क्या आएगा? u² माइनस 2gh स्क्वायर रूट में, राइट। ओके, अब आप इसको याद रखो, इससे आपको हेल्प मिलेगा, डिफरेंट पॉइंट पर फटाफट से स्पीड निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, डिफरेंट पॉइंट पर आप स्पीड को निकाल सकते हैं। जैसे बॉटम पर बात करते हैं, तो बॉटम पर हाइट कितनी है? 0, तो सिंपली यू कह दिया मैंने यहाँ पर। ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल पर ये स्पीड है, ओमेगा नहीं है, ध्यान रहे, तो स्पीड है भाई, यू वी कहते हैं तो डब्ल्यू कह दिया मैंने, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी हाइट पर चला गया? क्या एच की वैल्यू आर हो गई है यहाँ पर? यहाँ एच की वैल्यू आर हो गई है, तो इस एच की जगह पर आर रख देंगे, तो डब्ल्यू यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ u² माइनस 2gr। टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड को v बोला है, तो ये आपका v है बेसिकली, v। तो v क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ u² माइनस 4gr। 4gr कैसे? h कितना है बताओ? रेफरेंस पॉइंट से, ये भी आपका r है, ये भी r है टोटल, तो क्या 2r हो गया। तो h की जगह यदि हम 2r रख दें, कहां पर? इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4gr।
तो ऑटोमेटिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड आ गई। आते रहते हैं, पूछते रहते हैं आपसे, ध्यान रखिए। दूसरी बात यहाँ पर जो डिस्कस की जाती है वो टेंशन से रिलेटेड होती है। स्पीड आप ऐसे कैलकुलेट करें जैसे मैंने बताया, सिंपल तरीका, टेंशन पर आइए, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब एक जनरल पॉइंट पी पर ही अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। एम जी देखिए, एम जी तो ये डाउनवर्ड काम करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, मार्क करके दिखाएं हम, अगर ये एंगल थीटा आपका, तो अनडाउटली दिस इज ऑल्सो थीटा। क्लियर है? कैसे? जब भी दो पैरेलल साइड्स को, जब भी दो कोई पैरेलल साइड्स हैं और एक ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होता है आपका? थीटा होता है, नहीं होता? राइट। तो एम जी का अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इधर क्या हो गया? एम जी कॉस थीटा। इज इट? एम जी कॉस थीटा। टेंशन, डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, ध्यान दीजिए, अवे फ्रॉम द पार्टिकल अलोंग द स्ट्रिंग। यहाँ पार्टिकल पे बात हो रही है, इस पार्टिकल पर, तो टीपी है ना, राइट? ओके, तो अब मेरे को यहाँ टीपी की वैल्यू चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो देख लीजिए। मैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट काम में लेने जा रहा हूँ। तो वो देखिए जरा, सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। सेंटर की तरफ पी पॉइंट पर नेट फोर्स क्या है? देखिए, एक तो टेंशन, तो टीपी माइनस एम जी कॉस थीटा अवे, तो मुझे माइनस करना है, इज इट? और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम वी, वी की वैल्यू हमने वीपी कह दिया पी पॉइंट पर, ये आर आया ना। तो अगर मेरे को अब टेंशन चाहिए तो एम जी कॉस थीटा को दूसरी तरफ ले आए, तो बताइए फिर क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या? ये वाला आएगा, यस, एम वी पी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी कॉस थीटा। पहले इस जो मैंने इस टेबल को बताया है इन टर्म्स ऑफ वीपी, उसी की बात है। वीपी का मतलब जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है उस पॉइंट पर आपको स्पीड पता है तो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बॉटम से मैं एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ, बॉटम पर ही चाहिए हमको, तो बॉटम पर स्पीड पता है हमको यू है, तो वीपी की जगह आपको क्या रखने का है? यहाँ पर वीपी की जगह क्या रखना है? यहाँ पर यू, तो एम यू स्क्वायर बाई आर हो गया। थीटा बताओ यहाँ पर पर्टिकुलर, थीटा तो यहाँ जीरो होगा, बी पर गया ही नहीं है यहाँ से आगे, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो देखो ऑटोमेटिकली फटाफट से टेंशन की वैल्यू आ गई। यस, इंटरेस्टिंग। हॉरिजॉन्टल लेवल पर आइए, हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड हमको पता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की टर्म्स में निकालना मेरे को, तो मैंने वीपी की जगह डब्ल्यू रख दिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो थीटा है क्या 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो गया? जीरो, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आया है, ये जीरो, तो सिंपल क्या होगा? एम डब्ल्यू स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? फाइन। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर आइए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड मेरे को पता है वी, तो वीपी की जगह वी रख दिया, राइट? थीटा, जब पार्टिकल पूरा टर्न हो जाएगा, इधर से यहाँ तक चला जाएगा, तो 180 चला जाएगा। तो यदि आपने cos थीटा की जगह 180 रख दिया, तो cos 180 क्या होता है? -1। तो देखिए यहाँ माइनस आ गया और टॉप पर टेंशन आ गया फटाफट से। क्लियर हो गया वाली बात? एक बात। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि अगर आपको टेंशन चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ द यू, यानी केवल आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीड नॉट वरी, आपको सबसे पहले जो वीपी है इनकी वैल्यू यू की टर्म्स में कैलकुलेट कर लेना है, और वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वीपी की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh, यानी जिस पॉइंट पर है, जैसे हॉरिजॉन्टल पे आपको टेंशन चाहिए यू के टर्म्स में, तो डब्ल्यू की जगह ये रख देंगे, टॉप पे चाहिए तो ये रख देंगे, और आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ समराइज किया है, रिवीजन भी कर रहे हैं अपन, और आपके लिए लास्ट मोमेंट पर ये सब फॉर्मूले रेडीमेड मिल जाएंगे, आप करके देखिएगा क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा है। एग्री? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैसे हम लोग डील करेंगे इस पे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, एक बॉल हमारे पास में, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बॉल है मेरे पास, ये बॉल है यहाँ पर, 1 kg का बॉल है, 1 मीटर का स्ट्रिंग है ये, पहला रेस्ट में है।
इसको हिट किया जाता है जिससे इसको स्पीड मिलता है कितना 10 मीटर पर सेकंड का, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड मिलता है। और स्पीड के कारण इस सर्कल पर मूवमेंट करेगा अगर ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स है तो। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है आपके। सबसे पहले क्वेश्चन बी का मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट, बी का मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट बी यहाँ पर। तो टेंशन एट बी पूछा गया है, तो आपको कोई चीज याद नहीं है तो भी चलेगा। देखिए हम बताते हैं कैसे। देखिए टेंशन अवे फ्रॉम द पार्टिकल, यहाँ चाहिए मेरे को mg डाउनवर्ड, ये आपका सेंटर इज इट। तो सबसे पहले चलिए कि जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ T माइनस एम जी, ये देगा सेंट्रिपेटल फोर्स एम यू स्क्वेयर ओवर आर, T इक्वल टू एम यू स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी, इज इट। एम की वैल्यू कितना है गिवन है क्वेश्चन में 1, यू कितना बाई 10 दैट स्क्वायर, आर हाउ मच 1, एम 1, जी को आप 10 ले लीजिए। तो 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, दिस इज 10, व्हाट कम्स आउट टू बी 110। तो 110 न्यूटन का टेंशन होगा कहाँ पर, बी पॉइंट पर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, स्पीड एट द हॉरिजॉन्टल एज पर स्पीड चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात मैं रिवाइज करूँ एक बार, कहीं भी स्पीड चाहिए आपको पी पॉइंट पर, तो कैसे किया था हमने, इसको याद रखो आप इसको थर्ड इक्वेशन से भी काइनेटिक इक्वेशन होता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उससे भी याद रख सकते हैं आप। डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को एच पी चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसा कर लीजिए आप। यू आपको पता है कितना है 10 है, जी को 10 ले सकते हैं अपन। हाइट, हाइट बोले तो एच पॉइंट पर यदि गया तो कितना ऊपर चला गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल, ये वाला लेवल। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर है नहीं, तो एच की वैल्यू को आप 1 ले सकते हैं अपन, राइट। ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, कितना आ गया 80। तो एच पॉइंट पर ऐसे लिखते चलिए हम, तो स्पीड कितना होगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रूट में। क्लियर है। यहीं पर टेंशन चाहिए ना हॉरिजॉन्टल लेवल पर, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या तो वो याद हो एम डब्ल्यू स्क्वायर बाई आर आ गया था हमारा। इस टेबल को याद कर ले तो और फास्ट हो जाएगा आपका काम। हॉरिजॉन्टल लेवल पर एम डब्ल्यू स्क्वायर बाई आर, डब्ल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड। अभी हमने इस पार्ट में डिस्कस किया स्पीड एट द हॉरिजॉन्टल लेवल कितना आया √80, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, यहाँ पर कर लें। यहाँ टेंशन हॉरिजॉन्टल लेवल एम डब्ल्यू या वी एच स्क्वायर आर, एम की वैल्यू 1 है, स्क्वायर किया तो 80 आ गया, दिस इज 1, तो कितना आ गया ये 80 मीटर। क्लियर है। इंटरेस्टिंग है, सिंपली कर पा रहे हैं क्वेश्चन को हम, राइट। तो आप इसमें कुछ और कीजिएगा, यही डायग्राम है क्वेश्चन का, रिवाइज कीजिएगा, इसको प्रिवेंट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन ये यहाँ पर ये है कि स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ वर्टिकल। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ ये 120 डिग्री बना रहा है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप इसको, ये नीचे 90 हो जाएगा तो आप इसको 30 मान लीजिएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब आपको इसमें रिमेनिंग 4 पार्ट्स का आंसर करना है। एक तो स्पीड चाहिए इस पॉइंट पर, टेंशन चाहिए पी पर, स्पीड चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, पी से आगे भी जाएगा पार्टिकल, और वहाँ पर टेंशन भी चाहिए। चारों के आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको ट्राई कीजिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, पावर। पावर टाइम के साथ में वर्क को रिलेट किया जाए, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क किया जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज नॉन एज पावर। उसको हम क्या कहते हैं, पावर। समय के साथ कार्य करने की दर, दोबारा कार्य की बात कर रहे हैं लेकिन समय के साथ किस रेट से किया है, कितना तेजी से या धीरे से किया जा रहा है, वही तो पावर है आपका, वही तो ताकत है।
है ना, इसी को पावर या शक्ति कहते हैं। राइट, तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो पावर हो गया वर्क ओवर टाइम, सिंपल फार्मूला। अब आगे जाने से पहले एक चीज का ध्यान रखें, ये वर्क डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। वर्क ऐसा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी करे, तो उस केस में फिर वर्क की जगह पर आपको काइनेटिक एनर्जी को काम में लेना है, फॉर्मूला। ऐसा हो सकता है वर्क पोटेंशियल एनर्जी से किया जाए, तो वर्क की जगह पर क्या लेना है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। इट मे हैपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क कर रही है हीटर में जैसे, उस केस में फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काम में लेना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT, हाँ, PT पावर इनटू टाइम, ऐसे I²RT, ये सब आप काम में ले सकते हैं। V²/R, थोड़ा सा मैंने बताया वर्क की जगह पर। फाइन, अब जो हमारा पावर होता है, देखने वाली बात है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो इंस्टेंटेनियस, एवरेज, हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक। जो आपको सिंपली पावर बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है, शक्ति बताइए तो तात्क्षणिक शक्ति होता है। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आपसे कहा जाए एवरेज पावर, औसत शक्ति, तो जगना अलग हो गया थोड़ा सा, औसत शक्ति। इंस्टेंटेनियस तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, P=dW/dt। लेकिन एवरेज बोला जा रहा है तो यू शुड कीप इन माइंड डेल्टा W/ΔT, ये ध्यान देना इस पर। डेल्टा W का मतलब W2 - W1, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 - T1। दो तरह के पावर होता है, ध्यान रहे। यूनिट इसका ऊपर क्या था, वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को जेम्स वाट के नाम पर वाट बोला जाता है, जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मोस्ट पॉपुलर यूनिट है एक हॉर्स पावर, जो जनरली हम हाउस होल्ड अप्लायंसेस में काम में लेते हैं। मोटर, जैसे पानी की मोटर होती है, किस में होती है, हॉर्स पावर में, तो HP। 1 हॉर्स पावर याद रखना है, कन्वर्जन फैक्टर 746 वाट के इक्विवेलेंट होता है। इज इट? पावर को और अच्छे से समझने के लिए इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके सामने है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। What would be the power of an engine required to lift 90 metric tons of कोयला per hour from a mine 200 मीटर deep? एक 200 मीटर गहराई की एक खदान है, उसे प्रति आवर 90 मीट्रिक टन कोयला निकालना है, तो उस इंजन की पावर चाहिए। तो अब ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क किया जाएगा, ऐसे सोचना है अपने को, है ना। तो यहाँ देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो पावर था हमारा, वर्क ओवर टाइम, वर्क कौन करेगा, किसके लिए किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ऐसे लेके चले। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमेशा वर्क नहीं, कौन कर रहा है, इट में अपन पोटेंशियल एनर्जी कर रहा है, ऐसा हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी होता तो हाफ mv² ले लेते फॉर्मूला। तो इस चीज़ का क्वेश्चन में ध्यान देना है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करके आए, अपन रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन। पूरे एक वीडियो में पूरा लेक्चर है, पूरा यूनिट है आपका, तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक। एम की वैल्यू, एम की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है 90 मीट्रिक टन, 90। अब यहाँ एक इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी, जरूर नहीं एग्जामिनर आपको दे, आप ध्यान रखिए। 1 टन यानी कि 1000 kg, आप 10⁻³ कर लीजिए, जी को 10 ले सकते हैं। डेप्थ कितना है, कितनी, 200 मीटर से आएगा। पर आवर, आवर को चेंज करेंगे आप, ठीक है। कैसे, क्या कर सकते हैं आप, आवर को 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 हो गया ना सेकेंड, ध्यान रखना। इनको अपन कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 9 से कर दें, ये 10 हो गया, 4 टाइम चला गया, 20, ठीक है, ये 2, 4 को कैंसिल कर दिया तो
ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 5। तो आप देखिए एक बार चेक कर लीजिए, कोई इश्यू तो नहीं है। दोबारा से एक बार तो दोबारा से इसको कैलकुलेशन को चेंज करने के लिए मैं एक बार इनको रब कर देता हूँ। चलिए दोबारा चेक करो कैलकुलेशन। ये 3600 था आपका, कहीं से कैसे कर सकते हैं। चलिए ये अपन 9 से कैंसिल कर रहे थे, ये 10 हो गया। ओके 9 4 जो 36, 00 आ गया ये आपका। ये करते हैं अपन कैंसिल तो 2 टाइम्स चला गया, ये आपका 5 आ गया। नहीं तो 50,000 हो गया ना, 50,000 या 10^3। यूनिट क्या बताया था, वाट, और 10^3 को किलो कह सकते हैं। तो 50 किलोवाट उस इंजन का पावर होना चाहिए, तब जाके इतना कोल बाहर आएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। जब भी हम ये बताएं तो आप इन चीज़ों को नोट करते चलिए कि इस तरीके के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम में। स्क्रीन पर है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, पढ़ लीजिए अच्छे से। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर, पानी है 60 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है, किस रेट से, 50 kg/सेकेंड, एक सेकेंड में 15 kg। और उससे एक टरबाइन चला जाता है, इंजन जनरेटर। रास्ते में कुछ लॉस होता है, हवा का जो फ्रिक्शन वगैरह है और किसी फ्रिक्शन से, और 10% एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो टरबाइन में कितनी एनर्जी हमारे यहाँ जनरेट हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो टरबाइन को जो भी काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, वही काम कर रहा है बेसिकली दोबारा से। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला था उससे चलते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है आपका, वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी मैंने ले लिया और ये टाइम ले लिया। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात रखिए, 10% लॉस हो गया है, तो ये एनर्जी कितनी बची है, केवल 90%। तो आपको एक यहाँ ये काम करना है 90/100, इज इट ओके। तो एक जीरो से मैं कैंसिल करते हुए चलूँ, 9/10 m/t 50 kg/सेकेंड, तो m/t की वैल्यू तो 15 हो गया, g की वैल्यू 10 ले सकते हैं अपन। हाइट कितना है, कितनी हाइट से आ रहा, 60, राइट। एक 10 कैंसिल कर देना और बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू गेटिंग द आंसर सिंपली, यू कैन डू योरसेल्फ, इज इट व्हाट में आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है, वो भी एक पंप है और स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको इंग्लिश और हिंदी में, या रिवाइंड करके बाद में इसको सॉल्व कीजिएगा, करेंगे। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी क्या करने का है, आपने देखा सारे आर्टिकल्स को हमने रिवाइज किया, आप रिवाइंड कीजिए। हर आर्टिकल के बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आंसर करने का। कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मेरे को, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन का रेफरेंस थोड़ा। टिल देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर दें, जिससे कि ये रिवीजन और क्रैश कोर्स की जो सीरीज है उसके सारे की सारी यूनिट आपकी रिवाइज होती चले। थम्स अप जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक अप टू द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा भाई, खुद से याद करो, इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा वो, है ना। स्टे हेल्थी, थैंक्स वंस अगेन।